हेलो बच्चा लोग, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की फिजिक्स से। अ बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। इट इज अ पुश और पुल बाय अप्लाइंग इट। आप इसे अप्लाई करके कुछ चेंजेस जो है वो देख सकते हो, जैसे कि यू कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हो। यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हो। और यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले है कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस। अब बारी आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, और इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने तरीके की जो फोर्सेस हैं वो वर्क कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक वुडन बॉक्स पर डिफरेंट डायरेक्शन से 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। तो जरा देखिए, जैसे कि एक वुडन बॉक्स आपके सामने है, इसमें डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और बॉक्स जो है उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक फोर्स जो है वो लगा रहा है, जिसे फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर आप इस बॉक्स को मूव करते हो तो फोर्स ऑफ पुश और इसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होती है। तो इन सारी की सारी फोर्सेस का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, यही बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्सेस के बारे में। देखिए 4 काइंड ऑफ फोर्सेस थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही थी। अब अगर इनका रिजल्टेंट 0 आए, यानी कि जो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप पुश वाली फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड जो कि दोनों सेम हैं कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। बैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर, 2 टीम्स जो हैं वो रस्सी को दोनों साइड से खींच रही हैं, और दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो क्या कोई डिसीजन सामने आएगा? दोनों में से कोई भी टीम एक दूसरे को अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, सब लोग एक ही पोजीशन पर जमे रहेंगे। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, एक चीज और, बैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आप चीजों को मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप शेप और साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बलून पर दोनों साइड से बराबर फोर्सेस लगाई जाएं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही क्ले, अगर आप दोनों साइड से बराबर दबाओगे तो शेप चेंज हो जाएगी। स्प्रिंग, दोनों साइड से बराबर अगर आप फोर्स लगाओगे तो शेप जो है वो बदल सकती है। अनबैलेंस फोर्सेस, लेकिन क्या होगा अगर इनका रिजल्टेंट 0 ना हो? तो उस कंडीशन में अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं। सपोज कीजिए, अगेन एग्जांपल ऑफ अ टग ऑफ वॉर, 2 टीम्स जो है वो रस्सी को खींच रही हैं, एक टीम जो है वो कमजोर पड़ गई, क्या होगा? एक साइड वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, यानी कि सब लोग फोर्स लगाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेंगे। सेम यही वुडन बॉक्स के साथ भी होगा। अगर आप एक वुडन बॉक्स लें और उसको पुश करना शुरू करें, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसके अगेंस्ट में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो क्या होगा? बॉक्स जो है वो आगे मूव कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। अब बारी आती है न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 जो है इंपॉर्टेंट लॉज दिए, जिसमें ज्यादातर जो फिनोमिना है वो कवर हो जाते हैं, और ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है? न्यूटन कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट and an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction unless acted upon by an unbalanced external force।
वो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी, और कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो उसी पेस पर यानी उसी स्ट्रेट लाइन में लगातार चलती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉक्स जगह पे रखा हुआ है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो उसी जगह पर हमेशा के लिए रखा रहेगा जब तक कि कोई उसे आकर पुश ना कर दे या फिर उस पे किसी और तरह की फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है? ये टर्म न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही जुड़ी हुई है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट्स चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन में बने रहना चाहता है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उसका इनर्शिया भी उतना ही कम हो जाएगा। अब इनर्शिया को हम तीन तरह से समझ सकते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सपोज कीजिए अगर आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो और बस जो है वो चल रही है, बस मोशन में है, आप उसके अंदर हो तो आप भी उसकी वजह से मोशन में हो। अब अचानक से बस का ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई कर दे तो क्या होगा? बस तो एकदम से रुक जाएगी, लेकिन आप जो मोशन में थे, आपकी बॉडी तुरंत होने वाले चेंज को अपोज करेगी और आप आगे की तरफ थोड़ा गिर जाओगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी आपकी बॉडी रेस्ट को अपोज कर रही है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो और बस जो है वो खड़ी है। अब बस का ड्राइवर अचानक से बस को एक्सेलरेट कर दे, आप एकदम पीछे की तरफ मूव करोगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि बस जो है वो तो मोशन में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी अचानक से जो चेंज आपके ऊपर हुआ वो उसको अपोज करती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब डायरेक्शन का एग्जांपल भी लगभग सेम ही है। आप बस के अंदर हो और बस मूव कर रही है और अचानक से एक कर्व आया और ड्राइवर ने बहुत तेजी से उस कर्व पे गाड़ी जो है वो मोड़ दी। आप जो हो हल्का सा साइड हो जाओगे। आप तो अपनी पोजीशन पे बने हुए हो, लेकिन बस की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अब आपकी बॉडी जो है वो उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है, इसीलिए आप एक तरफ मूव हो जाते हो। इनर्शिया को आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि एक रग को आपने कहीं पे हैंग करके उस पर बहुत सारी स्टिक्स जो है वो मार दी। आप देखोगे कि उसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो अचानक से बाहर निकल आए। ऐसा क्या हुआ? स्टिक की वजह से जो रग था वो तो मूवमेंट में आ गया, लेकिन जो पार्टिकल्स थे वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर ही बने रहना चाहते थे, इसलिए वो रग से अलग हो गए। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। क्या होता है ये? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो मोमेंटम जो है वो निकल कर आता है। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला होगा P = m/v और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती हैं। ये फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन को दिखाता है। मोमेंटम को जरा एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सपोज कीजिए क्रिकेट बॉल जो है जो मास कंटेन करे हुए है बहुत तेजी से एक प्लेयर की तरफ बढ़ रही है और वो प्लेयर उसे वहां कैच करने के लिए खड़ा हुआ है। अब जब वो उसको डायरेक्ट कैच करेगा अपना बिना हाथ पीछे करे हुए तो उसके हाथ में ज्यादा तेज लगती है, लेकिन अगर वो अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लेगा तो उसके हाथ पे कम लगेगी। ऐसा क्यों? एक्चुअली होता ये है कि जब बॉल उसकी तरफ आती है ना तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वो उसके हाथ की तरफ टकराएगी तो उसके लिए स्टॉपिंग फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होगी और मोमेंटम जो है बहुत कम टाइम में तुरंत जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसके हाथ में लग जाएगी। लेकिन अगर वो अपना हाथ उस बॉल को पकड़ने के बाद थोड़ा सा पीछे करे तो इसकी वजह से मोमेंटम जीरो होने में टाइम लगेगा और
स्टॉपिंग फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, इस वजह से उसके हाथ में भी कम लगती है। इसका एक और एग्जांपल है, सपोज कीजिए एक पर्सन ने कार के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम है वो तुरंत जीरो होगा, यानी कि बहुत कम टाइम में जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होगी और उस पर्सन के जिसे सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब इसके अपोजिट एक पर्सन ने कार के अंदर सीट बेल्ट लगा रखी है और अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो कार का मोमेंटम तो तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन उस स्ट्रेची सीट बेल्ट की वजह से जो पर्सन है उसको आगे गिरने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिससे इंजरी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। मोमेंटम के बाद अब जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम चेंजिंग की रेट के। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम में से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो तो मोमेंटम चेंजिंग की रेट निकल कर आती है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम ही है, अपॉन टाइम टेकन। फाइनल मोमेंटम को मैं एम वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम को एम यू से, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, अपॉन टाइम टेकन। एम आप इसमें से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर आपने मोशन ध्यान से पढ़ा है तो v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मैं यहां पर v माइनस यू अपॉन टी को a के साथ रिप्लेस करूंगा और फॉर्मूला बनेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, लेकिन यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, जिसे हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। मैंने यहां पर k जो है इसे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ली हुई है, लेकिन k की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इसे काउंट नहीं करते, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो F इजिकल्स टू ma बन जाएगा। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मास के लिए kg और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। लेकिन फोर्स की खुद की यूनिट भी होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब बारी आती है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का बिल्कुल बराबर रिएक्शन देखने को मिलता है। अब अगर इस लॉ को थोड़ा डिटेल में बात करें तो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं वो दोनों ही बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। यहां पर सबसे बड़ी चीज, ये फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग जरूर रही हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले वॉकिंग, जब आप चलते हो तो आपका पैर जमीन से पीछे की तरफ जो है वो पुश होता है, यह है एक्शन, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि जमीन आपको आगे की तरफ धकेल देती है। स्विमिंग, स्विम करने के लिए जो स्विमर होता है उसे पानी को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है, तब वो उसकी जो बॉडी है वो आगे पुश होती है। यहां पर एक्शन है स्विमर के जरिए पानी को पीछे की तरफ धकेलना या पुश करना, और रिएक्शन है उसका आगे की तरफ मूव करना। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट में जो गैसेस होती हैं जलने पर डाउनवर्ड मूव करती हैं, यह है एक्शन, और रिएक्शन क्या होता है उस रॉकेट का ऊपर की तरफ बढ़ जाना। इसको और समझने के लिए एक छोटा सा काम करिए, आप एक बलून लीजिए, बलून के अंदर एयर जो है वो फिल करिए और उसके बाद बलून को नॉट नहीं करना है, आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए। जितना तेजी से एयर बलून में से बाहर निकलेगी, बलून उतना ही तेजी से फॉरवर्ड जो है मूव करेगा। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन है एयर का बलून से बाहर निकलना और रिएक्शन है बलून का आगे की तरफ मूव करना। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम remains constant
इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है तो एक क्लोज सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस में जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एनी इंटरेक्शन या एक्टिविटी वो बराबर होता है आफ्टर इंटरेक्शन या आफ्टर एक्टिविटी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए गन जो है वो फायर की। अब गन फायर करते टाइम आपने देखा होगा कि गन जो है वो पीछे की तरफ झटका देती है। ऐसा क्या होता है? होता ये है कि जब बुलेट उसमें से बाहर निकलती है अपने मास के हिसाब से वो वेलोसिटी एक्वायर करती है, यानी कि मोमेंटम गेन करती है। तो गन जो है उसके अपोजिट अपने मास के हिसाब से ठीक बराबर मोमेंटम गेन करेगी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए जरा, सपोज कीजिए गन का मास है m1 और v1। v1 यहां पर रिकॉइल वेलोसिटी है, जो पीछे की तरफ गन जो मूव कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, और ये बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक, बुलेट का मास है m2 और वेलोसिटी है v2। अब अगर मैं इन दोनों का मोमेंटम निकालूं तो हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यानी कि मोमेंटम दोनों तरफ बराबर होगा। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए दो कार्स हैं, कार A और कार B, और दोनों के बीच में कोलिजन जो है वो हो गया। अब होगा ये कि दोनों कार्स का मास अलग अलग है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही थी। तो टकराने से पहले दोनों कार्स का जो मोमेंटम था, कार A का मोमेंटम निकाल लीजिए, कार B का मोमेंटम निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर ही होगा। देखिए जरा, सपोज कीजिए बिफोर कोलाइजन मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2। तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 v3 प्लस m2 v4। देखिए मास चेंज नहीं होता, अंतर जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी टकराने के बाद कार A और कार B दोनों के लिए बदल सकती है। अब इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो थियोरेटिकली यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बचे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आगे के वीडियोस में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, वर्क हार्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।